नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात और शुरुआत दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर देश भर में एनआईए ने रेड की है, छापा मारा है। यूपी सहित 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। देवबंद में भी आईएस कनेक्शन को लेकर यह छापेमारी की गई है। 25 जून को दर्ज केस में एनआईए ने एक्शन लिया है और इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की भी खबर आ रही है। बड़ी खबर, आईएस मॉड्यूल को लेकर 6 जगहों पर एनआईए के छापे। 25 जून को केस दर्ज किया एनआईए ने और उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। देवबंद में भी यह छापेमारी की गई है। छह राज्यों में एनआईए की छापेमारी और तस्वीरें मिल रही हैं चित्रकूट से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं, बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पर होंगी। ये देखिए आप, सीएम योगी पहुंचे हैं चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुए इस विषय पर यहां पे संबोधित करना है उन्हें, और चित्रकूट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट चित्रकूट से इस वक्त हमारे पास। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं चित्रकूट। तस्वीरें देख लीजिए आप लाइव, कैसे उनका स्वागत किया गया। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं चित्रकूट और वहां पर प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, और यहां पर उन्हें संबोधित करना है लोगों को बदलते उत्तर प्रदेश के विषय पर। अधिकारी और राज्य के पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे और सत्र में वक्तव्य देंगे। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निकम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो आपने देखा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं चित्रकूट। सुशासन की ओर उत्तर प्रदेश विषय पर वो संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का। आज अंतिम दिन है और सुशासन की ओर उत्तर प्रदेश विषय पर संबोधित करना है वहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को, और ये कार्य करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहुंच चुके हैं वो चित्रकूट। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, आप सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब मुख्यमंत्री ये संबोधन शुरू करेंगे। रतीश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपने दिखाई अभी दर्शकों को, आपने देखा अपने कन्वॉय के साथ वहां पर पहुंचे हैं। कितने बजे उनका संबोधन होगा, कितना वक्त और बाकी है? देखिए, तुलसीपीठ शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करने के लिए उनका ये प्रोग्राम है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इसके बाद वो मेंदीराम होटल जाएंगे, जहां पर 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं केंद्र में काबिज सरकार में और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो मंथन कर रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर बड़ा मंथन हो रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महत्वपूर्ण सेशन है और उसके बाद 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो जाएगा। मुख्यमंत्री को आज ये बताना है कि सुशासन उत्तर प्रदेश में कैसे सुशासन दिया जा रहा है और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आम जनमानस के जो फायदे की चीजें हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है पिछले 5 वर्ष में, यानी पहला जो टर्म रहा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का, उसमें उन्होंने क्या किया और अब जो दूसरा टर्म शुरू हुआ है उसमें अब वो क्या करने जा रहे हैं। इस पूरे बारे में पूरा रोड मैप वो बताएंगे, क्योंकि 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए वो पदाधिकारियों को ये जरूरी हो जाता है कि वो जाने कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस मंशा से काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में फाइट काफी ज्यादा है। जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे अन्य नेता हो, वो 75 से कम नहीं और 80 से ज्यादा नहीं का नारा दे रहे हैं। यानी 73 2014 में जब सीटें जीती गई थी तो सबसे ज्यादा 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए जीती थी और अब 75 सीटों की बात रख ली गई। यानी कम से कम 75 सीटें 80 में से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया है जीतने का। इसके लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे वोटर जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं आए, उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो यादव समाज से हो, चाहे वो जाटव हो और चाहे पसमानदा मुस्लिम हो। इनको लेकर के रीत नीत बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीत नीत को बताया है और ये रिफ्रेशर कोर्स भी कहा जा रहा है कि किस तरह से रिफ्रेश किया जा रहा है पार्टी की रीत नीत को पदाधिकारियों के सामने। ये पदाधिकारी हैं जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लिए दी गई है और 2024 में किस तरह से उनको उतर के मैदान में काम करना है। युद्ध काफी बड़ा है और इसलिए अब यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाने ये ले जाएंगे। जी
जी रतीश, हम तस्वीरें देख रहे हैं। आपने कहा कि रामभद्राचार्य से मुलाकात करने अभी पहुंचे हैं। इनके बारे में अभी जो वो फिलहाल उनका कार्यक्रम है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें ताकि उन्हें इस कार्यक्रम को समझने में मदद मिले। रतीश, देखिए, जो तयशुदा शेड्यूल था उसके मुताबिक पहले मुलाकात नहीं थी, लेकिन बदलाव किया गया और बदलाव करने के बाद ये मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचने का 2:50 का कार्यक्रम था, लेकिन प्रीपोन किया गया और मुख्यमंत्री अब यहाँ पर पहुंचे हैं। रामभद्राचार्य जी से शिष्टाचार भेंट करेंगे और शिष्टाचार भेंट करने के बाद वो यहाँ से कार्यक्रम स्थल की तरफ जाएंगे। कार्यक्रम स्थल बिंदीराम होटल यहाँ से पास में ही स्थित है और वहाँ पर जा करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंथन चल रहा है, उस मंथन के समापन से पहले एक महत्वपूर्ण सेशन को वो संबोधित करेंगे। उनसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका सेशन है और उनके सेशन का जो विषय है वो ये है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको लेकर के आज 3 महत्वपूर्ण सेशन। पहले सेशन में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल का सेशन रहा, जिसमें उन्होंने कार्य पद्धति बताई। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, क्या रही है और क्या रहने जा रही है, इसके विषय में बताया गया। राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में क्या है, इसके बारे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे योगी आदित्यनाथ ये बताने जा रहे हैं कि सुशासन की परिकल्पना और सुशासन की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या करके आई है पिछले 5 सालों में और क्या करने जा रही है वो 5 साल में, इसके बारे में बताया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सेशन। आज प्रशिक्षण वर्ग का अंतिम दिन समापन हो रहा है। 10 सेशन 2 दिन में हुए और 3 सेशन आज होंगे, जिनमें से एक सेशन खत्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है और तीसरे को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। यानी काफी महत्वपूर्ण मैसेजेस और संदेश यहाँ लेकर के जो पदाधिकारी हैं वो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों को हमने देखा, राज्य सरकार में मंत्रियों को देखा, सांसदों को देखा, विधायकों को देखा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को देखा, केंद्रीय पदाधिकारियों को देखा और सभी पार्टी की रीत नीति के साथ अब वार्ड स्तर तक उतरने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका रतीश। हम आपके पास आगे भी आएंगे और वहां पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है उससे संबंधित अपडेट्स आपसे लेंगे। और प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे भाजपा के नेताओं ने अखिलेश यादव के उस ट्वीट पर हमला बोला जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण को भ्रष्टाचार की पाठशाला बताया था। देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति की चिंता ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दूसरी पार्टियों में अपने को मजबूत करना, अपने बाद अपने चाचा भतीजे परिवार को मजबूत करना और बहुत उठे तो अपनी जाति तक सीमित रहे। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई पड़े, इसके लिए हमने काम किया है। हमारा मुख्य ध्येय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी पर आधारित हमारे राजनीतिक दल के द्वारा जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं, जहाँ नहीं बनी हैं, वहाँ लोगों के बीच में जाकर के उन सारे उद्देश्यों को पूरा करना जो हमारे लक्ष्य हैं। अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है और हम चाहते हैं पूरे समाज में एक समरसता हो और समरसता भी ऐसी हो जिसमें दलित और पीड़ित को सबसे ऊपर रखा जाए। अखिलेश जी को मेरा सुझाव है कि जनभावना की आदर करना सीख लें, नहीं जो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। चित्रकूट जिसने दुनिया में हमारी मान को बढ़ाने का काम किया है, यहाँ की समृद्ध हमारी संस्कृति जो धरोहरें हैं वो आज भी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी की ये उपलब्धियाँ हैं, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को सौंपी है, उसे और बेहतर बनाने का विपक्ष चिंतित हो गया। अखिलेश ने तंज कर दिया है। उनके ट्वीट और तंज पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो हम दोबारा आए हैं सरकार में, है ना। ये उनकी सोच है, उनकी सोच है। अपना जो चला रहे हैं वो दिमाग या जो बोल रहे हैं, इसी के कारण वो सरकार में नहीं आए। हम समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोबारा सरकार में आएंगे। देखा आपने प्रतिक्रिया भाजपा नेताओं की, मंत्रियों की। चित्रकूट दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। वहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला में पूजा अर्चना की। सीएम इसके बाद रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
और एक बड़ी खबर चित्रकूट से है। जिला चिकित्सालय में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से उनकी समस्याएं जानी। वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए। अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के लिए निर्देश अस्पताल परिसर में उन्होंने दिए और एम्बुलेंस जो खड़ी थी वहां पर उसको भी चेक किया। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के भी निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आए। सुबह 9 बजे डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल का। तस्वीरें उस वक्त की। सुबह 9 बजे पहुंचे जिला अस्पताल ऐसे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। मरीजों से हालचाल लिया, एम्बुलेंस चेक की, डॉक्टर्स को उन्होंने निर्देश दिए। हड़कंप मच गया उनके इस औचक निरीक्षण से, वो आपने देखा भी। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। कीर्ति कोल को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और संख्या बल न होते हुए भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आदिवासी समाज से आती हैं कीर्ति कोल। कल आखिरी दिन नामांकन दाखिल करेंगी कीर्ति कोल। यद्यपि कि समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज की महिला कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी और कल ही इन चुनाव के लिए नामांकन करने का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर। कीर्ति कोल समाजवादी पार्टी की एमएलसी उम्मीदवार, जबकि समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, फिर भी उम्मीदवार घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने। कंटेस्ट करेंगी समाजवादी पार्टी के लिए कीर्ति कोल। अगली खबर बांदा से है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा जेल में कैद अपने भाई और बाहुबली मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, लूट और अराजकता की समस्या है, लेकिन सरकार इन सब से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं अब्बास अंसारी पर लगे आरोपों पर अफजाल ने कहा कि इसका जवाब अदालत में देंगे और बेगुनाही साबित करेंगे। जेल की व्यवस्था तो देख रहे हैं, चाक चौबंद है। जहां नियम बनता है वहीं मैं बैठता हूं। जब वहां नियम हम बना रहे हैं तो ये पालन करने वालों को तो वही पालन करना है, उसमें और कोई टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। 5 बार जनता ने आशीर्वाद देके विधानसभा का सदस्य चुना, 2 बार लोकसभा में हूँ। बड़े बड़े सूरमा जो मंत्री और महामंत्री और कई विभाग के मंत्री, उनको पराजित करके जनता हमको भेजती है। तो ये प्रतिकूल धाराएं हैं और संघर्ष का मार्ग हमने चुना है। बुराई के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई के साथ, गरीबों के साथ उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अफजाल अंसारी का बयान आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सहारनपुर से है। कुछ देर की बारिश में कस्बा सरसावा में वहां पानी भर गया। अम्बाला रोड हाईवे पर भी भारी जल जमाव दिखाई दिया। बाजार और कॉलोनी में पानी भरा। पानी में 2 बाइक्स के डूबने की भी खबर आ रही है। तस्वीरें देखिए आप सहारनपुर की। कुछ घंटों की बारिश के बाद यह हाल, भारी जल जमाव अम्बाला रोड पर। 2 बाइक्स भी डूब गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सहारनपुर से आपकी स्क्रीन पर। इधर बुलंदशहर में भी बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल के रख दी। चंद घंटों की बारिश में सड़कें तालाब बन गई। कई दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाके की स्थिति बहुत खराब है। तस्वीरें देखिए आप। ये बुलंदशहर की तस्वीर। कुछ ही देर की बारिश हुई और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं और उसमें गाड़ियां कैसे चल रही हैं वो आप देख लें। साठा इलाके की स्थिति बहुत खराब है बुलंदशहर में, और ये सब कुछ सिर्फ कुछ देर की बारिश के बाद। अगली खबर देहरादून से है। यूके पेपर लीक मामले में कार्रवाई जारी है। जी हां, कुमाऊं में एसटीएफ की टीम ने दबिश दी है। इसके अलावा 12 से ज्यादा लोगों को टीम लेकर पहुंची है देहरादून। देहरादून में सभी से पूछताछ हो रही है। परीक्षा लीक मामले में अब तक 35.89 लाख बरामद हुए और कार्रवाई जारी है, दबिश जारी है। 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और देहरादून में सभी से पूछताछ की जा रही है।
परीक्षा लीक मामले में अब तक 35 लाख से ज्यादा बरामद। और इधर लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भले ही प्रशासन अलर्ट पर हो, लेकिन कानपुर में पुलिस ने सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया है। नवाबगंज थाना के डीपीएस इंटर कॉलेज से सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया, जो लेखपाल परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह एग्जाम देने आया हुआ था। चेकिंग के दौरान जब आरोपी की फोटो मैच नहीं हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर का देखिए कैसे सामने आया। डीपीएस इंटर कॉलेज से सॉल्वर गिरफ्तार किया गया। तमाम चुस्ती के बाद भी प्रशासन किए हुआ है। एग्जाम दिया इसने किसी और की जगह। चेकिंग के दौरान फोटो मैच नहीं हुई तब ये पकड़ में आया। डीपीएस इंटर कॉलेज से इसे गिरफ्तार किया गया। तो लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार हुआ है। कानपुर से खबर, अभ्यर्थी की जगह यह परीक्षा देने पहुंचा हुआ था। फोटो जब मैच नहीं हुआ तो उसके बाद वहां पर जो परीक्षक पहुंचे थे उन्होंने इसे गिरफ्तार किया, पकड़ा। और सिर्फ कानपुर से ही क्यों, बरेली में भी लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार हुआ है। अभ्यर्थी की जगह यह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। एसटीएफ ने इस सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। बिहार का रहने वाला है यह आरोपी सॉल्वर। रामपुर के अभ्यर्थी की जगह यह परीक्षा देने पहुंचा हुआ था और एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में देखिए ये दूसरी गिरफ्तारी सॉल्वर की। जो मूल अभ्यर्थी था उसकी जगह यह परीक्षा देने पहुंचा हुआ था और एसटीएफ ने इसको पकड़ा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बिहार का रहने वाला यह सॉल्वर जिसे गिरफ्तार किया और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी सॉल्वर बिहार का रहने वाला है। गिरफ्तारी हुई है लेखपाल भर्ती परीक्षा में। वहां के नवाबगंज थाना इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब तेज रफ्तार वाहन ने एक कांवड़ियों को टक्कर मार दी और इसके बाद कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम करके हंगामा किया। पुलिस की लापरवाही और बवाल की सूचना मिलने के बाद स्थानीय भाजपा विधायक एमपी आर्य पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डॉक्टर होने के नाते विधायक ने सबसे पहले घायल कांवड़ियों का इलाज किया और फिर कांवड़ियों को समझाकर बुझाकर शांत किया गया। विधायक एमपी आर्य ने बताया कि कांवड़ियों का आरोप है कि जिस वक्त पिकअप गाड़ी ने कांवड़ियों को टक्कर मारी उस वक्त कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने ना तो घायल को इलाज कराने अस्पताल भेजा और ना ही टक्कर मारने वाली गाड़ी को पकड़ने का प्रयास किया और इसके बाद हंगामा हो गया। कांवड़िया को कोई बोलेरो गाड़ी है हिट करके चली गई। कांवड़िया खासतौर से नाराज इस बात से थी कि वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उस गाड़ी को ना रोकने की कोशिश की और ना ही उस कांवड़िया की मदद की। इस वजह से कांवड़िया ने जाम लगा। किस तरीके से, किस सूझबूझ से आप पहुंचे हैं वहाँ पे और कैसे सूचना मिली, किस तरीके से जाम खुलवाया गया? मुझे बढ़ती रस्तोगी ने सूचना दी कि एक गोले की चोट लग गई है और आपके हॉस्पिटल में है, तो मैं पहले हॉस्पिटल गया और उस भोले का ठीक से इलाज कराया। थोड़ी चोट लगी थी और फिर उनको साथ में लेकर के हम लोग जहाँ पर जाम था वहाँ पहुँचे और जो वहाँ पर भक्त बैठे हुए थे उनसे निवेदन किया कि हम सब लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं और इसलिए ये जाम खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई मतलब परेशान व्यक्ति उस जाम में फंसा हो। अगली खबर औरैया से है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने जिले में अपराध रोकने के लिए नई पहल की है। प्रशासन ने खानपुर में गुंडा एक्ट के 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजवाकर मुनादी करवाई और इन अपराधियों को जिला छोड़ने की हिदायत भी दी। कोतवाली प्रभारी मुकेश चौहान ने बताया कि खानपुर निवासी 4 अपराधियों कपिल, अकील, जूली और गुड्डू के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। इन्हें जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर किया है और ऐसे अपराधियों को जिले की सीमा छोड़ने के लिए उनके घरों के बाहर पहले ही नोटिस चस्पा किया गया और अब मुनादी कराकर उन्हें चेतावनी भी दे दी गई। इन अपराधियों के खिलाफ जून में मुकदमा दर्ज किया गया था और दिसंबर तक इन अपराधियों को जिला बदर रहने की मुनादी कर अपराधियों को सचेत किया गया। और सावन के तीसरे सोमवार से पहले आज संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए शनिवार को ही लखनऊ से हेलीकॉप्टर यहां पहुंच गया था।
और आज आसमान से कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। तकरीबन 1.25 घंटे तक कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस दौरान कांवड़िए खासे खुश नजर आए और गंगा के उन घाटों पर भी फूलों की बारिश की गई जहां से कांवड़ियों के जत्थे जल भरते हैं। कोरोना के साए में गुजरे 2 सालों के बाद सावन के महीने में इस बार भी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा को लेकर भी यूपी की योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह हेलीकॉप्टरों के जरिए कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में भी तमाम जगहों पर योगी सरकार के हेलीकॉप्टर ने कांवड़ियों और दूसरे शिव भक्तों पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।